बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं करोड़पति औरत थी। मुझे मांगने वालों से नफरत थी और इसके पीछे एक बड़ा राज था। वो ये कि मेरी माँ एक मांगने वाली थी, पर बहुत खूबसूरत थी। इसीलिए मेरे बाप ने, जो बहुत अमीर था, मेरी माँ से शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद मैं पैदा हुई, लेकिन 3 साल बाद अब्बा मर गए। तो अम्मा मुझे रोज फटे और गंदे कपड़े पहनाकर मांगने भेज देती और खुद अय्याशी की जिंदगी गुजारती। जब मैं जवान होने लगी तो एक गाड़ी वाले आदमी ने मुझे 1000 का नोट दिया और बोला, आओ नए कपड़े दिलवा दूं। मैं खुशी खुशी उसकी गाड़ी में बैठ गई, लेकिन उसकी गाड़ी शॉपिंग मॉल नहीं, बल्कि मेरा नाम फलक है। मेरा ताल्लुक खानेवाल से है। मैं एक इंतहाई मेहनती लेकिन मजबूर लड़की थी, जिसने एक अमीर खानदान में आंख खोली थी। मगर वालिद की वफात के बाद मेरी माँ मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती थी। वो पहले भीख मांगती थी, अब उसने खुद अय्याशी की जिंदगी अपना ली और मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मुझसे घर भी छिन गया और माँ बाप भी। मैं किसी और की बेटी बनकर रहने लगी, जो मेरे लिए सगे रिश्तों से बढ़कर है। मैंने शुरू से ही पाकीज़ा सोच को परवान चढ़ाया और मुसलसल मेहनत पर यकीन रखा। मेरे वालिद एक मामूली मुलाजिम थे और वालदा मुकम्मल तौर पर एक घरेलू खातून, जिनकी सोच अपने घर से ही शुरू होती थी और वहीं पर खत्म। बाहर की दुनिया के बारे में वो मुकम्मल तौर पर नाआशना थी। मेरी माँ एक सीधी सादी खातून थी, जिन्हें अपने बच्चों को तालीम दिलवाने का शौक तो था, लेकिन पेट की भूख बहुत से ख्वाब खा जाती है। यही वजह थी कि अपने हालात की वजह से मेरे वालिदैन हमको हस्बे तौफीक स्कूलों और कॉलेजों में नहीं पढ़ा सके। ये वही घराना है जिनको मैं अब अपना मानती हूँ। मैं उनकी सबसे छोटी बेटी थी। मेरी 2 बहनें और एक भाई था। मेरी फीस भी यही लोग भरते थे। मुझे मैट्रिक भी इन्हीं लोगों ने करवाया था। मैट्रिक के बाद एफए भी अच्छे नंबरों से पास किया, जो मेरे मंगेतर ने मुझे करवाया था। उसे बहुत शौक था मुझे पढ़ाने का। मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी की तैयारियां कर रही थी और मेरी वलीद से शादी हो गई। वलीद एक शरीफ और मुहज्जिब इंसान था। उसने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा सलूक किया। मुझे यही महसूस हुआ कि मेरी तकलीफों के दिन कट गए हैं। मगर जल्द ही मुझे अपनी खुशफहमी का एहसास हो गया, जब मेरे ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मेरे ससुर और एक नन ने मेरा जीना तंग कर दिया। मैं ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी, बल्कि अम्मी ने मुझे घर की जिम्मेदारियां भी बखूबी सिखाई थी। सिलाई, कढ़ाई, सलीका, गर्ज, हर काम में मैं कमाल थी। मगर मेरे ये काम मेरे ससुर, नंदों और देवरों को भी नजर न आते थे, बल्कि वो मुझे बदसलीका, जाहिल, गंवार और गरीब जैसे नामों से नवाजा जाता था। मुझे इस बात पर हैरत होती कि ये सब कुछ हमारे बस में तो नहीं, फिर हमें गुर्बत का ताना क्यों दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि इस माशरे में जिंदा रहने के लिए दौलत की बहुत जरूरत है, लेकिन ये मुमकिन होता नजर न आता था। हालात और रिस्क कमाने का जरिया नजर न आता था, और दौलत के लिए मैंने कभी भी गलत रास्ते के बारे में नहीं सोचा था। कुदरत ने मुझे अपनी हालत को बेहतर बनाने में मदद दी। सच कहते हैं कि इंसान नेक नियत हो और उसका अज़म सच्चा हो तो अल्लाह ताला गैब से ऐसी इमदाद मुहैया करते हैं जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। एक दिन मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आई। उसे हमारी हालत देखकर और खास तौर पर हमारे हालात और मेरे ससुराल वालों का रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैं उससे कुछ भी न छुपा पाई। मैंने रोते हुए अपनी तमाम दास्तान उसे सुना डाली। वो मेरी सहेली थी, मेरा दुख था उसे। उसने मशवरा दिया कि वो सिलाई मशीनें ले देगी और हम लोग घर पर सिलाई स्कूल खोल लें। मैंने कुछ बचत करके और अपने शौहर की रजामंदी से सिलाई स्कूल खोल लिया। ससुराल वालों को पता चला तो उन्होंने तो आसमान सर पर उठा लिया कि अब घर का काम कौन करेगा और घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अल्लाह ने एक और तरीके से भी मदद फरमाई। वो कुछ इस तरह कि हमारे घर के करीब ही एक छोटे बच्चों के कपड़ों की शॉप थी। वो लोग बच्चों के कपड़े सिलाई भी करवाते थे। वो काम भी मुझे मिल गया। जब मेरे ससुराल वालों ने देखा कि मैं काम करके अच्छे पैसे कमा रही हूँ, तो उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए। मेरी नंद, जो घर में फारिग थी, उसे सारा दिन मेकअप करके टीवी देखने के अलावा और भाभी की शिकायतें लगाने के अलावा कोई काम नहीं होता था। मैं जब ये सारी सूरत हाल देखती तो मुझे बहुत दुख होता, मगर फिर मेरे शौहर की शराफत को देखते हुए मुझे किसी हद तक सब्र आ जाता और मैं अपने अच्छे नसीबों की दुआएं करती। शादी को 3 साल गुजर गए, लेकिन मेरी गोद अभी तक खाली थी और मेरी सास के चलाए हुए जादू टोने में इजाफा ही होता जा रहा था। उन्हीं दिनों मेरे शौहर की भी तरक्की हो गई। सिलाई का काम बहुत बढ़ गया था, मगर अपने ससुराल वालों के मजालिम बर्दाश्त करती और अपनी सारी कमाई उनके हवाले करने पर मजबूर थी। मेरा शौहर ये सब कुछ देखता, अक्सर उन लोगों की बातों में भी आ जाता था और उसके आगे बोलने की मेरी हिम्मत न थी।
घर का बोझ कम करने के लिए मैंने अपने शौहर का साथ दिया था, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा था सिवाय तानों के। वलीद की मोहब्बत और एहसान मैं भूल नहीं सकती थी, जिसकी वजह से मैं एक दलदल से निकली थी। मेरे शौहर को एक अच्छा मौका मिल रहा था। उसे ऑफिस वाले दुबई भेज रहे थे, लेकिन मेरे शौहर को मेरी फिक्र थी। मुझे उसके मुंतखब होने की खुशी थी, लेकिन मैं उसके दूर जाने का सोचकर अफसुर्दा भी थी। सिर्फ मेरा मसला था, बाकी सब तो खुश थे, लेकिन मैं अपने शौहर के बगैर कैसे रहती। मैंने उससे कहा कि मुझे भी साथ ले जाए। मेरे शौहर ने अपने घर वालों से बात की, जो कि बहस के बाद मान गए थे। उन लोगों को महज पैसे से गर्ज थी, इसलिए कुछ पसोपेश के बाद वो इस बात पर राजी हो गए थे। मुझे मेरा शौहर दुबई ले आया। यहाँ आकर तो मेरी किस्मत बदल गई। यहाँ आई तो अल्लाह ने मुझे एक बेटी से नवाज दिया था। मेरे शौहर ने अपनी बहन का रिश्ता मेरे मुंह बोले भाई से, जो कि उसका कजन भी था, उससे कर दिया, ताकि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो सके। जब मेरे शौहर ने अपने भाइयों से हाथ खींचा तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। अब उनको मजदूरी करना पड़ी। अपनी सास और ससुर को हमने साथ रख लिया। मैंने और मेरे शौहर ने नेक नियति से अपने फराइज निभाए, अपने घर वालों का साथ दिया और मुसलसल अपने हालात को संवारने की कोशिश की, जिसका नतीजा हमें माशरे में एक बाइज्जत मकाम की शक्ल में हासिल हुआ। रास्ते मुश्किल होते हैं अक्सर, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने रब को याद करें और मुस्तकिल मिजाजी से, मेहनत से हमेशा अपने रब को याद करें। मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत से हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं रहती और उस दलदल से ना निकलती तो आज गुनाह भरी जिंदगी गुजार रही होती और अपनी माँ को पहचान ही ना पाती। उस दिन मेरी माँ मुझे मांगने के लिए उस फुटपाथ पे छोड़ गई थी और वो गाड़ी वाला मुझे 1000 रुपए देकर वहां से अपने साथ ले गया था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी। मैं उसे दरवाजा बंद करते देखकर डर गई थी। वो अब खिड़की के सामने जाकर बाहर की दुनिया देखने लगा था और मैं बंद दरवाजे से लग गई थी। मैं वहां से भागने का सोच रही थी। मैंने उससे कहा, साहब अपने पैसे रख लो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? कहने लगा, मैं यहाँ ना लाता तो कहाँ लेकर जाता? मेरे घर, जहाँ तुमने जाने से मना कर दिया। मैंने कहा, आपके घर में क्या करती? मुझे मेरी माँ ढूंढ रही होगी। तुम मुझे यहाँ ले आए हो, इस होटल में। तुम मुझे अच्छे इंसान नहीं लग रहे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे जूते दिलाओगे, कपड़े लेकर दोगे। उसने एक हाथ से मुझे बाजू से पकड़कर दरवाजे से पीछे कर दिया था और कहा, वहां भीख मांगती थी, यहाँ ऐश से रहना। और पास ही पड़े कपड़े से ढांप के रखी ट्रे बेड पर रखकर एक नजर उसने मुझे देखा था। कहने लगा, भूख की इस हालत में ऊंची आवाज में ना बोलो, थक जाओगी। मैं रो रही थी। वो एकदम से पीछे हो गया था। अब मुझे समझ आ रही थी कि ये शख्स दुनिया के जंगल का भेड़िया था, जो भूखी नजरों से मुझे घूर रहा था। वो कुछ कहते कहते रुका था और गहरा सांस लिया था और फिर पास पड़ी हराम मशरूब की बोतल को मुंह लगा लिया था। मैं खौफ से कांप रही थी। ये शख्स मुझे बहुत खतरनाक लग रहा था। कह रहा था, तुमने उस दिन शॉप में मुझसे बहुत बातें की थी, तुमको कुछ याद है? मैंने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन मैं तो उसे पहली बार ही देख रही थी। मैंने कहा, नहीं, क्या बात की थी? कहने लगा, तुमने कहा कि मैं अच्छा हूं बहुत। मैंने कहा, भीख मांगने के लिए हमें तुम जैसों को भी अच्छा कहना पड़ता है। वो कह कहा लगा कर हंसा था। उसने कहा, तुम इस होटल में मौजूद हो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। बेहतर है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। पैसों में खेलोगी, जो कहोगी वही मिलेगा। बस मेरा साथ देना होगा। मैं अपने घर भी ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें वहां यही कहना होगा कि तुम मेरे दोस्त की बेटी हो और तुम्हारा बाप बाहर के मुल्क चला गया है और तुम्हें कुछ दिन के लिए मेरे पास छोड़ गया है। मैं मजबूर थी। उस वक्त मुझे वहां से किसी भी हाल में निकलना था। मैंने हामी भर ली। वो शख्स मुझे अपने घर ले आया। इस घर में उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे। एक बूढ़ी माँ थी। वो लोग मुझे देखकर बहुत हैरान हुए। मैंने उन्हें वही कहानी सुना दी जो उस शख्स ने मुझे सुनाने को कहा था। उस शख्स की बीवी मुझे बहुत अच्छे से मिली और अपनी बेटी को, जो मेरी हम उम्र थी, उससे कहा, इस लड़की को अपने कमरे में ले जाओ। मैं अब उनके घर में रहने लगी थी। वो लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। सब लोग मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि इस शख्स ने झूठ बोलकर मुझे अपने घर में क्यों रखा हुआ है। उसका मकसद क्या है? वो अक्सर जब मैं अकेली होती मेरे पास आ जाता और कहता, मेरी ऑफर अब भी वही है, मेरा साथ दो। हमेशा यहाँ रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन किसी से जिक्र किया तो जान ले लूंगा। मैं डर जाती थी और कोशिश करती कि मैं अकेली न रहूं। जब वो घर पर होता, मैं उसकी बेटी के साथ साथ ही रहती थी। मुझे उस शख्स की शक्ल से भी नफरत थी, इतनी नफरत कि मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे जान से मार दूं। मुझे वहां रहते हुए 1 माह होने वाला था। एक दिन उस शख्स ने मुझे अपने साथ लिया और घर वालों से कहा कि मुझे छोड़ने जा रहा है। उसने अपने घर वालों से कहा कि इस लड़की का बाप वापस आ गया है और मुझे साथ लेकर उसी होटल में आ गया।
उस दिन मैं पछता रही थी कि उसके घर में मैं किसी को सच बता देती तो कितना अच्छा था, लेकिन मैं उससे डरती थी। मैं यही सोच रही थी जब काले कोट पहने दो लोग उसी कमरे में आए और उस शख्स ने कहा, ये लड़की है, ये हमारा माल उस पार पहुंचाएगी। मैं इसे आदी कर चुका हूं नशे का, अब ये जहां भी जाएगी वापस हमारे पास ही आना पड़ेगा। मैं हैरान थी। उस वक्त मुझे पता चला कि मुझे 1 माह तक घर पर रखना और अचानक मेरे पास आना, और फिर कुछ देर बाद ही मैं बेहोश हो जाती थी। यही वजह थी, मुझे नशे का आदी बना दिया गया था। मैं हैरान थी और अजीब मुसीबत में फंस चुकी थी। अब वो लोग मुझे अपने साथ इस मकरू काम पर लगा चुके थे। मुझे सामान से भरा बैग देकर कभी किसी शहर तो कभी किसी शहर भेजते थे। मैं उन लोगों से डरती थी और नशा भी अब मेरी मजबूरी बन चुका था। अगर मैं इनकार करती तो वो लोग मुझे नशा न देते, तो मैं उनकी मिन्नतें करती थी। उस शख्स से मैं दूर भागती थी, लेकिन अब उसके पांव पकड़ती थी कि मुझे नशा दे दो, मुझे एक इंजेक्शन चाहिए। मैं इस दलदल में फंस चुकी थी। एक दिन मैं लाहौर आई। बस में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जो किसी से किसी बात पर बहस कर रहा था। मैं अब एक मॉडर्न लड़की नजर आती थी। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं कुछ अरसा पहले भीख मांगती थी। उस लड़के ने मुझे कहा, तुम भी खड़ी हो जाओ और इन 2 बुजुर्ग खवातीन को बैठने के लिए जगह दो। मैंने कहा, मैं एक लड़की हूं। तो उसने मेरे बालों की तरफ देखकर कहा, मैं तो समझा था तुम भी लड़का हो। मैंने अपने हुलिये को देखा, लड़कों जैसे कपड़े पहने और लड़कों सा ही हेयर स्टाइल। मुझे वाकई लड़का ही साबित करवाता था। मैंने शर्मिंदगी से खड़े होते अपने कपड़े देखे। उस दिन मुझे शर्म महसूस हुई। मैंने वापसी पर अपने लिए लड़कियों जैसे कपड़े खरीदे और वापस होटल आ गई। उस दिन मैंने बहुत दिनों बाद लड़की देखी थी, शीशे के सामने, एक मासूम चेहरा जो अब मकरूह बनता जा रहा था। उसी वक्त वो शख्स कमरे में आया और मुझे देखकर हैरान रह गया। बोला, आज खैर तो है, क्यों मेरी दुश्मन बन गई हो, और अपनी भी। मैंने उससे कहा, मैं अब लड़कियों वाले ही कपड़े पहनूंगी। फिर उस शख्स ने मुझसे कहा, इस काम में रोज रोज अपना हुलिया बदलना पड़ता है। लड़की बनकर घूमोगी तो 2-4 लड़के रोज ही तुम्हें तंग करेंगे। अब या तो मैं अपना काम करूं या फिर तुम्हारी रखवाली करता फिरूं। इस तरह इस अरसे में मैं फलक को देखने के लिए तरस गई थी। मुझे उस शख्स ने लड़का बना दिया था और लड़के का नाम दे रखा था। वो सब मुझे टोनी ही कहते थे। एक दिन मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। जैसे ही माल उन लोगों तक पहुंचाकर वहां से निकलने लगी, पुलिस ने छापा मार दिया। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकली और सड़क पर अंधाधुंध भाग रही थी जब बहुत जोर से किसी से टकराई थी। मेरे सर में शदीद दर्द की लहर उठी थी, गिरने ही वाली थी जब उस लड़के ने मुझे थाम लिया। मैं उसे पहचान चुकी थी। ये वही बस वाला लड़का था। कहने लगा, अरे लड़का नुमा लड़की, तुम कहाँ कहाँ घूमती हो? अब क्या तुम मेरा पांव तोड़ने वाली हो? तुम्हारा सारा वजन इस वक्त भी मेरे पांव पर है। मैं जल्दी से सीधी हुई और माजरत करके आगे बढ़ गई। जब उसने मुझे कहा, बात सुनो, तुम भाग क्यों नहीं थी? सब खैरियत तो है? मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। मुझे लगता था वो जालिम शख्स मुझ पर नजर रखवाता है, इसीलिए कहीं कोई मुझे उस लड़के से बात करते ना देख ले। मैंने चलते चलते उस दिन उसे अपना नंबर दे दिया और वहां से निकल आई। नशा अब मेरी मजबूरी था, लेकिन मैं बहुत से मासूम लोगों की जिंदगी तबाह करना नहीं चाहती थी। मुझे किसी सहारे की जरूरत थी जो मुझे उस दलदल से निकाले। मुझे नशे जैसी लानत से छुटकारा चाहिए था। नंबर लेने वाला शायद भूल गया था या उसने मेरा नंबर ठीक से सुना ही नहीं था। कई दिन बाद भी कोई फोन नहीं आया था। मैं मायूस हो चुकी थी। एक रात यही सोच रही थी कि वापसी का कोई रास्ता नहीं। आखिर मैं कैसे वापस जाऊं? मेरी माँ भी मेरी नहीं थी। कुछ दिन पहले मैं पता करने गई थी वहां, लेकिन पता चला कि वो यहाँ से घर बेचकर जा चुकी थी। एक मेरी माँ के रिश्तेदार ने बताया था कि वो बे औलाद थी। उस अमीर आदमी से शादी भी पैसे की खातिर की थी। जब उस औरत को पता चला कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकती, तो उसने एक बच्ची गोद ले ली थी। लेकिन अपने शौहर की वफात के बाद उस लड़की की जिम्मेदारी उसे बोझ लगने लगी थी, इसीलिए उस लड़की को पता नहीं कहाँ भेज दिया था। मैं उसे कैसे बताती कि मैं ही वो बदनसीब हूँ जिससे वो भीख मंगवाती रही। उस दिन मुझे पता चला था कि मेरी तो माँ भी मेरी नहीं थी। मेरे पास अब बहुत पैसा था, लेकिन मुझे अब फकीरों से नफरत थी। मैं उन्हें भीख न देती थी, बल्कि उन्हें बुरी तरह धुतकार देती थी। मुझे उनकी शक्लों से कराहियत महसूस होती थी। इसकी बड़ी वजह यही थी कि मेरी माँ एक भीख मांगने वाली थी, जिस पर रहम खाकर मेरे बाप ने उससे शादी की थी। लेकिन उस औरत ने उस शख्स से भी झूठ बोला। पता नहीं किसकी गोद उजाड़कर किसकी बच्ची को अपनी कहा था, और फिर उस शख्स के मरने के बाद उस लड़की को भिखारी बना दिया कि खूबसूरत लड़कियों को भीख भी ज्यादा मिलती है। सारी रात मेरी आंखों में गुजर गई थी। जब सुबह के वक्त एक अनजान नंबर से कॉल आई थी, मैंने हैरानी से नंबर देखा। फौरन वो लड़का मुझे याद आया।
मैंने उम्मीद के साथ कॉल अटेंड की। आगे से वही था। दुआ सलाम के बाद उसने मुझे एक जगह पर बुलवाया। मैं बहुत मोहतात होकर उससे मिलने चली गई थी। उसने मुझसे सब कुछ पूछा और कहा कि वो मेरी हर तरह से मदद करेगा। मुझे पता नहीं क्यों भरोसा था कि वो लड़का मेरी मदद जरूर करेगा। मैंने और उस लड़के ने एक प्लान बनाया था। अब मैं जहां भी नशे का बैग पहुंचाती थी, मैं उस लड़के को बता देती और वो पुलिस को इत्तला करता। मेरे निकलते ही वो लोग पकड़े जाते थे। जो शख्स मुझसे ये काम करवाता था, उसे मुझ पर शक होने लगा था। एक दिन मैं छुपकर उनकी बातें सुन रही थी, तो जो शख्स मुझे यहां लाया था, उसने दूसरे शख्स से कहा, इसको 2 दिन नशा ना दो, देखना कि मिन्नतें करेगी और हमें सब कुछ सच बता देगी। मैंने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया और वहीं से उस लड़के को मैसेज किया कि मुझे यहां से निकालो। उसने मुझे जगह बता दी और कहा कि अभी के अभी सिम तोड़ दो या मेरा नंबर फोन से निकाल दो, अब ये लोग तुमसे फोन भी ले लेंगे। मैंने वैसा ही किया और जब मैं बाहर निकली तो कमरे में कोई नहीं था। मैंने शुक्र किया और दरवाजा बंद करके मैं वहां से निकलने की तैयारी करने लगी। जब मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, मुझे शक हुआ कि कहीं ये लोग इस कमरे में कैमरा तो नहीं लगा गए। मैंने ऐसा ही जाहिर करना शुरू किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। आधी रात के वक्त मैंने कमरे की लाइट ऑफ की और चुपके से दरवाजा खोलकर कमरे से निकली और होटल से बाहर निकल आई। होटल से कुछ दूर वही लड़का मेरा इंतजार कर रहा था। उसने किसी से कार मांगी थी। ये लंबा सफर था, बाइक या वैन महफूज सफर नहीं था। हम लोग उस शहर से निकल आए थे। जब मैंने उससे कहा कि मुझे खतरा है, कहीं वो लोग हमें ढूंढ न ले, उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, पक्का इंतजाम किया है उनका, वो लोग नहीं निकल सकते। निकलेंगे तभी तो तुम्हें ढूंढेंगे। वो लड़का मुझे इस गांव में ले आया था। उसने बताया कि ये उसकी खाला का घर है, जिनकी 2 बेटियां और 2 ही बेटे थे। मुझे उन्होंने कहा कि तुम भी आज से मेरी बेटी हो, इस घर को अपना ही समझो। उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मान दिया। उस दिन मैं समझी थी कि गांव के लोग गांव की तरह सादे होते हैं और मुखलिस भी। मेरे अपने पता नहीं कि कहाँ थे, लेकिन अब यही मेरी फैमिली थी। मैं उनके साथ रह रही थी। एक दिन उस लड़के ने बताया कि वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्हें बहुत जल्द सजा हो जाएगी। मीडिया तक ये बात पहुंच गई थी और मीडिया अब उन्हें जेल से निकलने नहीं देगा। मैंने शुक्र किया था। मुझे यहाँ 6 माह हो गए थे। मेरे यहाँ आने के बाद ही साइमा बाजी की शादी हुई थी, जिनका सिलाई सेंटर था। मैं अब उनको बाजी कहती थी और अब यही सब मेरे अपने थे। एक दिन वही लड़का आया और खाला से कहा कि मैं आपकी बेटी फलक से शादी करना चाहता हूँ। खाला ने कहा कि वो मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगी। वो चला गया था। जब मैंने उसे मैसेज किया कि ये क्या कहकर गए हो, तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि तुमसे शादी कर लूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं, हम इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकते, अल्लाह ही हमें देगा। हम दोनों अपने माजी को भूलकर आगे बढ़ेंगे और तुम देखना कि एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। मैंने पहले सोचा कि इनकार कर दूं। वो लड़का जज्बाती होकर सोच रहा है, लेकिन फिर खुद से ही सवाल किया कि क्या मुझे जिंदगी में ऐसे ही रहना है? कब तक मैं इन लोगों पर बोझ बनी रहूंगी? अपना घर, अपना खानदान, अपनी छत मेरा हक नहीं है क्या? मैंने खाला से कहा कि वो जो चाहे मेरे लिए फैसला ले सकती है। मैं उन्हें माँ समझती हूँ, तो जो फैसला वो करेंगी वो मुझे मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि वो एक अच्छा लड़का है, इस वक्त गरीब है, जॉब नहीं है, घर की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन रिस्क तो औरत के नसीब से मिलता है। मुझे यकीन है तुम दोनों मिलकर अपना नसीब बदल लोगे। और फिर मेरी शादी वलीद से हो गई। वलीद पढ़ा लिखा था, लेकिन जॉब नहीं थी। घर की जिम्मेदारियों की वजह से परेशान था, लेकिन फिर मैंने सिलाई सेंटर खोल लिया था और अपने शौहर की ढाल बनी रही। हम लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अच्छा बुरा वक्त भी आया, लेकिन साथ ही रहे। उसकी तरक्की के बाद ये शहर भी छोड़ना पड़ा, लेकिन मैंने अपने सास ससुर को अपने साथ ही रखा। मेरे देवर थोड़े से अजीब मिजाज के थे, मेरे शौहर की कमाई के आदी थे। उन्हें सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने अलग रहने का फैसला किया। उन्हें भी जब बाहर निकलकर कमाना पड़ा तो पता लगा कि कमाना कितना मुश्किल है और जमाने की ठोकरें अच्छे अच्छों को सबक सिखा देती हैं। उनकी भी अकल ठिकाने आ गई। अब मेरे शौहर को कहते हैं कि हमने उनकी बेहतरी के लिए अलग होने का फैसला ठीक किया था। जिम्मेदारी पड़े तो ही बंदे को समझ आती है। मैं एहसानमंद हूँ अपने शौहर की, उनके रिश्तों की, जिनकी वजह से मैं एक बुरे रास्ते से निकलकर अच्छे रास्ते की मुसाफिर बन गई। हमसे जुड़े लोग हमारी अच्छाई बुराई के थोड़े बहुत जिम्मेदार होते हैं। अच्छे लोग मिल जाएं तो जिंदगी बदल जाती है। आप जिंदगी से अच्छा सबक लेते हैं, और अगर बुरे मिल जाएं तो आपको लगता है कि जिंदगी ही बुरी है, कुछ मिला नहीं जिंदगी से। मुस्बत लोगों की सोच अपनाएं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।
और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।